Good morning, students. How are you? I hope all you are fine and studying well. I am Samir, and today I am going to teach you Social Science, chapter number 8, The Glory of Bharatvarsha. So, chapter number 1 to 7, you have learned about history of ancient India from Stone Age to 8th century. During this period, ancient India agriculture, ancient India their rural life, literature of India, religious literature, various foreign travelers, traders, new routes, economic conditions, about Gautam Buddha, stup, vihar, sculpture, architecture of ancient India, paintings in ancient India, heritage educations, coins. You got information about from text 1 to 7. That was the Stone Age to 8th century. And we have gathered information about the rulers and the heritage of various ages. और हमने काफ़ी सारी जो इंफॉर्मेशन हमने वेरियस एजेस की थी वो हमने प्राप्त की. इंडिया इज़ अ ह्यूज नेशन लाइक सब कॉन्टिनेंट. हमारा भारत जो है वो एक बड़ा ही देश है, एक खंड की तरह. Since ancient time, people of various tribes and sub-tribes have come to India as they were attracted towards our prosperity. पुराने इंडिया में काफ़ी सारे ट्राइब्स और सब ट्राइब्स ने हमारे इंडिया पर आक्रमण किए, यानी कि हमसे युद्ध किया. तो वो हमसे ही क्यों युद्ध करते थे? क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो एशियन टाइम में सोने की चिड़िया कहा जाता था. सोने की चिड़िया क्यों? सोने की चिड़िया क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे भारत के पास उतनी प्रचुर मात्रा में संसाधन यानी कि रिसोर्सेज थे. उसकी वजह से यहाँ पे एजुकेशंस और काफ़ी सारा डेवलप हुआ था एशियन इंडिया में. तो इसी की वजह से बाहर के जो देश के जो ट्राइब और सब ट्राइब थे उन्होंने हमारे पर आक्रमण किया. ड्यू टू दिस द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर क्रिएट कॉन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्सिटी. और इसी की वजह से हमारे भारत की विविधता में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती रही. And Jawaharlal Nehru has called it unity in diversity. और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू was first Prime Minister of India in unity in diversity. उन्होंने विविधता में एकता कहा है. We will get the information about art and architecture and social life of our country, so that we can get information about the glorious heritage of the people of ancient India. So now let's see first about the agriculture in ancient India. यानी खेती हमारे पुराने ज़माने में कैसी थी, कैसे करते थे, क्या उगाते थे, ये सब हमें यहाँ पे जानने को मिलेगा. कैसे सिंचाई की व्यवस्था थी, कौन से टूल्स उपयोग में लेते थे. सो वी गेट मैक्सिमम फूड वी कंज्यूम एंड थिंक वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स. हम जितना भी खाना खाते हैं, जितनी भी हम सारी चीज़ का उपयोग करते हैं वो हमारी रूटीन लाइफ में वो काफ़ी सारी प्रोडक्ट जो होती है वो कौन सी प्रोडक्ट होती है? फार्म प्रोडक्ट, यानी खेती से आने वाली वस्तुएं. फार्मिंग बिगन इन एंशिएंट इंडिया. In those days,
also various tools and irrigation facilities. Irrigation means here सिंचाई व्यवस्था, यानी कि खेत उगाने के लिए, खेतों में धान उगाने के लिए जो पानी की व्यवस्था की जाती है, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन. इरिगेशन फैसिलिटीज़ वर डेवलप्ड फॉर फार्मिंग, और उस ज़माने में ही इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई थी. इन एशियन टाइम्स वीट, बैरली, पैडी, ज्वार, मिलेट, शीशम, peas, etc. well cultivated. Suppose to ask in your exam, in ancient India, which grains are grown in ancient India? So you have to write wheat, barley, paddy, jowar, millet, sesame, beans were cultivated. Now then, tools. In Harappan culture, plow has not been found among tools used in agriculture. हरप्पन सिविलाइजेशन हमने पढ़ा तो हमने काफ़ी उसमें पढ़ा कि एग्रीकल्चर में वहाँ पे काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ था. और उसमें प्लाउ, हैव यू एवर सीन प्लाउ? प्लाउ मीन्स हल. हल वो जिसे खेत जोतते हैं हम, खेत को जिसे जोता जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लाउ. बट प्लाउ शेप्ड टॉय हैज़ बीन फाउंड. बट प्लाउ के जो खिलौने हैं वो हरप्पन सिविलाइजेशन से मिले हैं, और इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे प्लाउ अवेलेबल था. सो इट कैन बी सेड दैट दे वर यूजिंग प्लाउ फॉर फार्मिंग. आज के मॉडर्न युग में प्लाउ हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि अत्याधुनिक औजार, ट्रैक्टर बहुत सारे हैं. इसी की वजह से हमें प्लाउ देखने को अभी नहीं मिलते. यूज़ ऑफ आयरन टूल्स हैड बीन इंक्रीजिंग इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. और खेतीबाड़ी में लोहे के औजार की उपयोगिता बढ़ने लगी. इट इंक्लूड एक्सिस क्लियरिंग फॉरेस्ट and front proportions of plow used for plowing soil. In addition, they were familiar with sickle, axe, etc. Sickle and axe made from iron also. Then irrigation. Without rich village, it was difficult for king and the kingdom to survive. यदि गांव ही समृद्ध नहीं होंगे तो राजा और राज्य के लिए सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. जस्ट एज न्यू टूल एंड सीडिंग वेर इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, इरिगेशन ऑल्सो प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल एट दिस टाइम. At this time, canals, walls, lakes, and artificial reservoir were created for irrigation. पहले के ज़माने में खेती बारिश के ऊपर भी निर्भर थी, लेकिन जहाँ पे बारिश नहीं होती थी वहाँ पानी की व्यवस्था कैसे की जाती थी? तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था कैनाल्स. हैव यू सीन एवर कैनाल्स? वेल्स यानी कुएं, लेक्स तालाब, एंड आर्टिफिशियल रिजर्वायर यानी पानी संग्रह करने का एक टंकी जिसे बोलते हैं, रिजर्वायर, बड़ी टंकी. अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि बड़ी लंबी सी टंकी होती है, तो वो इरिगेशन के लिए होती है. किसके लिए होती है? सिंचाई के लिए, खेतों में पानी पहुँचे. तो ये सब भी वहाँ पे डेवलप, उस टाइम पे डेवलप हुआ था. देन हाउ वेर द रूरल लाइफ ऑफ एंशिएंट इंडिया. गांव का जीवन कैसा था, ग्राम्य जीवन कैसा था, लोग क्या करते थे, लोग क्या खाते थे? यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड. लाइफ इन अ विलेज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ वॉज एज फॉलो. The head of the village was called Gram Bojak
in the North India. नॉर्थ इंडिया में गांव का जो हेड था वो क्या कहलाता था? ग्राम भोजक. यूजुअली पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली remained on the post for generations, and this post was hereditary. Usually people from the same family remained on the post for generation. ग्राम भोजक की जो पोस्ट थी वो जनरेशन बाय जनरेशन यानी हेरिडिटी में थी. यानी एक बाप का बेटा, बाप मर जाएगा, उसका बेटा फिर ग्राम भोजक बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, यानी और किसी को चांस नहीं मिलेगा. तो वो हेरिडिटी में था. ग्राम भोजक यूज्ड टू बिगेस्ट लैंड ओनर इन द विलेज. और ग्राम भोजक तो होता था वो गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था. This landowner used to keep people on the rent to do farming. King also gave him responsibility of collecting revenue. और उसके ऊपर टैक्स, रेवेन्यू, कर जमा करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाती थी. He looked after law and order situation also. और कायदा और व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी भी वो देखता था. So there were 3 types of people living in southern India. और दक्षिण भारत में 3 प्रकार के लोग रहते थे. Which are big landlords, small farmers and landless laborers, means servants. इन 3 प्रकार के लोग साउथ इंडिया में देखने को मिलते थे. एक बड़े ज़मींदार, छोटे खेड़ूत और जिसके पास ज़मीन नहीं थी वो सर्वेंट्स. देन लाइफ इन टाउन्स में लाइफ कैसी थी इन एशियंट इंडिया? So most of the cities were capitals of Mahajanpad. Early states and political system in India you have learnt about chapter number 4. So most of the cities were capitals of Mahajanpad about 2500 years ago. These cities were protected by fortification. और ये जो cities थी वो उसकी सुरक्षा करने के लिए फोर्टिफिकेशन यानी कि किलेबंदी, उसके चारों तरफ किलेबंदी की जाती थी. स्पेरिकल वॉल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी सिटीज विच वेर नोन एज वॉल्स, एंड दिस वॉल्स वेर यूज्ड फॉर टॉयलेट्स, ड्रेन्स एंड डस्टबिन्स. People in rural areas and urban areas used wheat, barley, rice, milk, curd, ghee, fruits, etc. and meat and fish for eating purpose. Usually men and women wore 2 clothes. स्त्री और पुरुष 2 कपड़े पहनते थे. The cloth they wore on the lower part of the body was called nivi. What is called? Nivi. And the cloth worn on the upper part of the body was called vas. Supposed to ask in the exam, what was called lower part of the body was called nivi, and the upper part of the body was called vas. Sometimes they wrapped a cloth like dupatta around the upper part, which was called adhivas. हमारे आज के ज़माने में दुपट्टा है जो, उससे पुराने ज़माने में कहा जाता था adhivas. Now then let's see the ancient Indian art. How many arts were developed in ancient India? So the historians divided art into 2 parts. हमारा जो इतिहासकार है वो कला को 2 विभागों में विभाजित करते हैं.
First one is fine arts and the second is performing arts. First one is fine arts and second is performing arts. Fine arts included drawing, painting, literature, architecture, music, clay art, etc. While performing arts include dance and drama. We will look into this matter in detail. Now the literature in India. In past 1 to 7 lessons you have learnt many literatures, यानी कई साहित्य कृतियाँ फॉरेन ट्रैवलर्स ने, हमारे इंडियन किंग्स ने, उसके राज दरबारियों ने भी लिखी थी, आपने पढ़ा मौर्य साम्राज्य में और गुप्त साम्राज्य में. सो फर्स्ट जो डेवलप हुआ था वो रिलीजियस लिटरेचर. इंडियन लिटरेचर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. हाउ मेनी सेक्शंस? 3 सेक्शन. रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, डिस्क्रिप्शन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स. 3 प्रकार के हमारे साहित्य पुराने भारतवर्ष में मिलते हैं. एक था धार्मिक, दूसरा नॉन धार्मिक और फॉरेन ट्रैवलर्स यानी कि विदेशी प्रवासी जो आए थे उन्होंने जो वर्णन किया वो 3 प्रकार के साहित्य. फर्स्ट वन इज रिलीजियस लिटरेचर. The Vedas are included in oldest literature of India. वेदास जो है उनको काफ़ी पुराना साहित्य हमारे भारतवर्ष में माना जाता है. There are 4 Vedas. You already know that Rigved, Yajurved, Samved and Atharvaved. Even after Brahmin texts and Aranyaks means, or what is called Aranyaks, यानी कि आर्यंस जो थे उन्होंने अपना जीवन वन में बिताया, यानी अरण्य में बिताया. अरण्य मीन्स वन, दैट इज व्हाई दे कॉल्ड अरण्य. वेर क्रिएटेड टू एक्सप्लेन द वेदास इन विद शतपथ ब्राह्मण. शतपथ ब्राह्मण जो वेद है ये उसमें सब कुछ वेदों के बारे में कहा गया है. शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक may be considered as the most important religious literature. Apart from this, Ramayana and Mahabharata. Ramayana created by Valmiki and Mahabharata created by Ved Vyas. Epics are triangular confluence of ancient Indian society, cultural and religion. Mahabharata written by Ved Vyas was initially known as Jay Samhita. महाभारत वेद व्यास ने लिखी थी और शुरुआत में उसका नाम क्या था? जय संहिता. सपोज टू आस्क इन एग्जाम विच एपिक known as Jay Samhita. So Mahabharata was initially known as Jay Samhita, which kept on increasing up to 1 lakh slokas, and Mahabharata was created. उसमें 1 लाख श्लोक है और महाभारत की रचना की गई थी. Similarly, Ramayana written by Valmiki depict social life and moral standard along with Sri Ram story. और रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी वो सामाजिक श्री राम का सामाजिक जीवन और उनके उच्च नैतिक मूल्य, इसे हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में स्टोरी है ये. अबाउट वेदों उसके बाद आता है उपनिषद. हाउ मेनी उपनिषद आर देयर? About 108 Upanishad of original Indian compilation Katha, Kena, Prasna, Manduka, Mandukya, Isavasyam and Chandogya Upanishad were great texts of Indian philosophy.
और भारतीय तत्व ज्ञान में ये सारे उपनिषद है बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। द नंबर ऑफ पुराण इज 18। हमारे पुराण कितने हैं? 18 है। अमॉन्ग देम विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण एंड मत्स्य पुराण एज वेल एज भागवत are known as the special texts. We find information about life and religion in Buddha and Jain texts. और दूसरी धार्मिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमें बुद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है। The original texts or Buddhism are called Tripitak. I already told you. It include Shukta Pitak, Vinay Pitak and Abhidhamma Pitak. Along with those, Diddha Nikaya, Anguttara Nikaya and Majjhikam Nikaya are important texts of Buddhism. Milind Panho of Nagsen and Srimalukalpa of Aryamanan Shinji are important Buddhist texts. Two of Buddhist text writers in Tibetan language are Kangyur and Tangyur. Mythological story Jatak Kathas. Diddha Nikayo, Majjhikam Nikayo are called Buddhist texts. In addition, Brihad Katha, Harivansh Puran, Vaishu Vaidehi, Siddhem Sabdanusasan, Drayashray and Kirti Kaumudi are main texts in ancient India. जैन टेक्स्ट आर कॉल्ड आगम टेक्स्ट। जैन ग्रंथ जो है वो आगम ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। एंड वो कितने हैं? देयर आर 12 आगम ग्रंथ। द एशियंट जैन लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 14 पर्व and 12 texts ang. The main text includes Agams, Archaga, Vaitalik and Dashavatalik Sutra. So till here, I hope all you understand about the glory of Bharatvarsha till literature of India from religious literature. Now from here you read thoroughly one more time. So I hope you understand. Thank you. We will see in next video about non-religious literature and traders' new routes, description of foreign travelers and other things of this lesson. Thank you.